जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज का वीडियो कुछ लोगों को परेशान जरूर करेगा, ये बात निश्चित है। मुझे भर भर कर गालियां भी दोगे, ये भी मुझे पता है, लेकिन सच ना कहूं ये भी नहीं हो सकता। अगर ऋषि का कर्तव्य निभाना है तो समस्या पर बात भी करनी पड़ेगी और समाधान भी देना होगा। तो आज के वीडियो में केवल समस्या पर बात करूंगा, समाधान कल के लाइव सेशन के अंदर रखूंगा। सनातनियों, इस समय हर इंसान नोचने में लगा हुआ है। नोचना शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे ज्यादा घृणित शब्द और कोई नहीं है। जब इंसान अपना पेट भरने के लिए किसी को नोचना शुरू कर दे, जैसे जानवर जब शिकार करता है तो अपना पेट भरने के लिए उस शिकार को नोचना शुरू करता है, अगर यही प्रवृत्ति इंसान अपने भीतर ले आए, जहां वो अपने फायदे के लिए समाज को, लोगों को ही नोचना शुरू कर दे, तो ऐसी परिस्थिति को आप क्या कहेंगे? मैं बात कर रहा हूं वर्तमान के हालात की। एक तरफ विपक्ष है जो आए दिन ये ढूंढता रहता है कि कब कौन सा ऐसा सुराख मिल जाए जिससे केंद्र सरकार को लपेट ले, मोदी जी को लपेट ले। तो वो लोग हर चीज को अपने दृष्टिकोण से दुनिया के सामने रखने की कोशिश करते हैं। छात्रों की परेशानी अपनी जगह है, लेकिन उनकी परेशानी का हल कोई नहीं देना चाहता। हर व्यक्ति उन युवाओं के कंधों पर बैठकर उन युवाओं को ही नोचने का काम कर रहा है। आज के वीडियो से मोदी जी के भक्तों को भी और विपक्ष को भी, दोनों को बहुत बड़ी मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि बात सच है और सुना है कि सच कड़वा होता है। ऐसे में जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी वेदना, उनकी पीड़ा, उसके संदर्भ में बाद में बात करेंगे। पहले समस्या को समझते हैं कि समस्या तो वास्तव में वाजिब है कि युवा परेशान है, रोजगार को लेकर परेशान है, अपने भविष्य को लेकर परेशान है। लेकिन ये परेशानी कोई आज की नहीं है। ये परेशानी आजादी के बाद से लगातार हमारे बीच में है, और कभी सर्व शिक्षा अभियान, कभी मिड डे मील और कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर हम केवल इतिश्री कर लेते हैं कि हां, हम शिक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम अगर आजादी के 75 साल के बाद भी यदि बच्चों को रोजगार ना दे पाए, उनका भविष्य सुरक्षित ना कर पाए, तो क्या हमें और 75 साल चाहिए? ऐसा भी संभव नहीं है कि आपको और 75 साल दे दिए जाएं। तो हम अभी तक तो आजादी के 75 साल में बच्चों को स्कूल में ले जा पाए, अभी तो हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। गांव के अंदर बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, सरकार की चिंता होती है कि उनको स्कूल में लाया जाए, मिड डे मील के नाम पर लाया जाए, जैसे मर्जी वैसे लाया जाए, लेकिन लाया जाए। तो अभी तो हम प्राथमिक लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो बच्चा स्कूल पहुंच गया, पढ़ लिया उसने, उसके रोजगार का क्या? वो पढ़ लिख करके क्या करेगा, क्या बनेगा, उसका भविष्य क्या होगा? इसकी क्या रूपरेखा है हमारे पास? 22 लाख लोग नीट की परीक्षा में बैठ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने साइंस चुना है, विज्ञान के क्षेत्र से आते हैं, और 22 लाख लोगों में से
कितने लोग होंगे जिनका सिलेक्शन होगा और बाकी के लोगों का क्या होगा? वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर वो कहीं ना कहीं अपने आप को इधर उधर खपा देंगे। जैसी जिसकी हैसियत होगी वो वैसा करेगा। कहीं कोई दवाई की दुकान खोल लेगा, कहीं नर्सिंग का कोर्स कर लेगा, कोई कोई कुछ और कर लेगा, कोई कुछ और कर लेगा, और इसी तरह से युवाओं का समायोजन हो जाएगा। फिर ऐसे युवाओं से आप भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि ये युवा जब अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, कोई व्यापारी बनेगा, कोई अपनी कंपनी खोलेगा, कोई दवाइयों की फैक्ट्री खोलेगा, कोई दवाइयों की दुकान खोलेगा, कोई हो सकता है सड़क पर जाकर के ट्रैफिक व्यवस्था संभाले, कोई किसी और क्षेत्र में जाएगा, कोई किसी और क्षेत्र में जाएगा। और तब आप सोचते हैं कि हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये जहां होंगे वहां से ईमानदारी और वफादारी से काम करेंगे, भारत के भविष्य के लिए काम करेंगे। इनमें से कोई नेता बनेगा तो ईमानदार बनेगा, इनमें से कोई पुलिस वाला बनेगा तो ईमानदार बनेगा, इनमें से कोई शिक्षक बनेगा तो ईमानदार बनेगा, इनमें से कोई व्यापारी बनेगा तो ईमानदार बनेगा, क्योंकि इसका पिछला अनुभव तो बहुत अच्छा है। कितने आराम से इसने पढ़ाई की, कितने आराम से इसको रोजगार मिल गया, और कितने आराम से ये अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। क्या यह संभव है? जो बच्चा अपनी जिंदगी के अंदर इतनी कठिनतम परिस्थितियों से निकल करके और फिर किसी तरह से अपनी जिंदगी का रोजगार चुन रहा है, उसके सामने केवल एक ही बात है कि आज अगर मेरे पास सामर्थ्य होता, मेरे परिवार के पास सामर्थ्य होता, मैं ज्यादा पैसे खर्च करके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से एमबीबीएस कर पाता, या मैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले पाता, मैं भी विदेश में जाकर पढ़ पाता, तो आज मेरे हालात ये नहीं होते। अब ये एक ऐसी दौड़ दौड़ना शुरू कर चुका है जहां ये चाहता है कि इसका परिवार उन तकलीफों को ना सहे जो इसने सही है, और इसके लिए अब वो केवल एक विषय पर काम करेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है ताकि मैं अपने परिवार को सुखी कर पाऊं। अब ऐसे में बताइए, ये युवा करे तो क्या करे? क्या जो बात मैं कह रहा हूं, क्या वो बात ठीक नहीं है? क्या इस समस्या को आप कांग्रेस या बीजेपी करके देखेंगे? क्या आपके घर में बच्चे नहीं हैं? क्या आप यदि मध्यम वर्गीय हैं तो क्या आप अपने बच्चों की इन समस्याओं से नहीं जूझ रहे हैं? क्या बच्चों की शादी की चिंता, बच्चों के अच्छे भविष्य की चिंता, उनकी नौकरी की चिंता क्या आपको नहीं है? लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति के अंदर इतनी बड़ी समस्या पर हर व्यक्ति अपना फायदा ढूंढ रहा है। जो मोदी जी के समर्थन में है वो अलग अलग तरह के वीडियो बना रहे हैं। देखिए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, इतने लोगों का खाना आ रहा है। देखिए, मुसलमान लोग हैं जो वहां खाना फ्री में बांट रहे हैं, इनको फंडिंग कहां से हो रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कोई नेता निकल करके आता है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, उनके बीच जाकर के कहता है कि मैं आपके समर्थन में हूं। नसरुद्दीन शाह जैसे जो कलाकार हैं वो निकल करके आते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं। महानायक अमिताभ बच्चन पुलिस के व्यवहार पर अपना बयान देते हैं। हर व्यक्ति अपनी भावनाएं तो व्यक्त कर रहा है, या तो पक्ष में कर रहा है या विपक्ष में कर रहा है। सरकार इस समस्या का हल ढूंढना चाहती है, लेकिन इस समस्या का हल ढूंढना नहीं चाहती है, वर्तमान परिस्थिति का हल ढूंढना चाहती है।
किसी तरह से मामला शांत हो जाए। और विपक्ष इस बात को लेकर के सरकार को घेरना चाहता है, उसे लगता है कि इससे बड़ा मौका और क्या मिलेगा। तो हर व्यक्ति एक दूसरे को नोचने में लगा हुआ है, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, विशेषज्ञ बैठे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, एक भी इस समस्या का कोई रोडमैप नहीं दे रहा कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है, क्या कर सकते हैं, किस लेवल पर कर सकते हैं। हम अपने परिवार के लेवल पर क्या कर सकते हैं, सरकार के लेवल पर जो करना है वो तो सरकार करेगी, हम जबरदस्ती उनसे वो नहीं करवा सकते। लेकिन इतने सारे एनजीओ हैं, इतने सारे सामाजिक संगठन हैं, इतने सारे अपने जाति के नेता हैं, क्या उनके पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? क्या उनमें से कोई रोड मैप देने को तैयार है कि हां, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? हर जाति का कोई ना कोई नेता होगा, करोड़ों रुपए फूंक देता होगा रैलियों के अंदर, लेकिन आज तक उसने कोई स्कूल कॉलेज बना करके अपनी सोसाइटी को दिया हो जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती हो। अगर एक भी उदाहरण ऐसा हो तो बताना। मंदिरों के अंदर करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, लेकिन उन मंदिरों की कमाई एफडी के रूप में रहती है। मस्जिदों में बाहर से पैसा आता है, वो मदरसों के नाम पे धर्म परिवर्तन के अंदर लगता है। हर जगह पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन अपने अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि हमारा भविष्य ये आने वाली पीढ़ी है। अगर ये सही नहीं हुई तो हमारा भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने बुढ़ापे की चिंता कर रहा है, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य की उसको कोई परवाह नहीं है, तो उसका बुढ़ापा कभी सही हो नहीं सकता। इसलिए यदि हम भारत को वो अवसर देना चाहते हैं, स्वर्णिम अवसर देना चाहते हैं जहां भारत पुनः विश्व गुरु बने, तो हमें सबसे पहला काम इन बच्चों के ऊपर करना होगा। इसका एक समाधान हमें देना होगा, एक रोड मैप बनाना होगा, जहां हम किसी को नीचा नहीं दिखा रहे, जहां स्वयं को श्रेष्ठ नहीं बता रहे, जहां किसी जाति या धर्म को हम टारगेट नहीं कर रहे, बल्कि हम बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं जहां से उन्हें संस्कार और भविष्य के लिए एक बेहतर व्यवस्था मिल सके। और ये कार्य करना हमारा दायित्व है, ये हमारी इच्छा पर नहीं है। हम करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें, ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हमें ये करना ही होगा। और इसीलिए हमारी सनातन परंपरा के अंदर गुरुकुल हुआ करते थे, जहां राजा के बच्चे भी जाते थे तो एक आम प्रजा के बच्चे भी जाते थे। कोई भेदभाव नहीं होता था, कोई व्यवसायीकरण नहीं था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आज हमें गुरुकुल खोल देने चाहिए, लेकिन कम से कम हमें जो शिक्षा के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, कॉन्वेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को मीट आउट करना जरूरी है। और भारत के प्रत्येक बच्चे के लिए धर्म जाति से ऊपर उठ करके उन्हें एक बेहतर विकल्प देना होगा। ये बात हमें जितना जल्दी हम इसको स्वीकार करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। इसलिए वर्तमान के अंदर बड़ी पीड़ा होती है जब लोगों के वक्तव्य देखे जाते हैं
कैसे लोग इस वर्तमान परिस्थिति के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, अपने आप को बचाने में लगे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन समाधान कोई नहीं दे रहा। इसलिए सनातनियों, समाधान तो हमें देना है, समाधान हमें ढूंढना है, और इस समाधान के लिए जिस स्तर पर भी जाना हो हमें जाना होगा, क्योंकि भविष्य का प्रश्न है। और मैंने आपसे क्या कहा, शनि ये परिवर्तन कर रहे हैं, और जब शनि कोई परिवर्तन करते हैं तो आमूलचूल परिवर्तन करते हैं। इसलिए मत समझना कि ये परिवर्तन छोटा होगा, ये परिवर्तन बहुत बड़ा होगा। अच्छे अच्छों की नींव हिल जाएगी, और जो लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो कब उखड़ जाएंगे उनको पता भी नहीं लगेगा। तो इस वर्तमान के समय में अगर विपक्ष ये सोचता है कि उसके हाथ बहुत बड़ा मुद्दा लग गया है, तो उसकी ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और अगर सत्ता पक्ष ये सोच रहा है कि वो वर्तमान परिस्थिति को बस हैंडल कर ले किसी तरह से, बाकी सब तो देख लेंगे, तो इससे बड़ी गलती वो कर नहीं सकते। ये परिवर्तन का समय है, और सत्ता पक्ष, विपक्ष और जनता तीनों को अपने आप को इस परिवर्तन के लिए तैयार करना होगा अपने आप को। अन्यथा ये परिवर्तन पूरी तरह से हमारी परिस्थितियों को बदलकर वो नवसृजन करेगा जो फिर पीड़ादायक होगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। कल के लाइव सेशन के अंदर इस वर्तमान समस्या का क्या समाधान हो सकता है, उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।